हम गिरे, गिरकर उठे, उठकर चले। भारत की राजनीति में ये कहानी कई बार दोहराई जा चुकी है। जिन्हें जनता ने खाक में मिला दिया था वो वापस ताज तक पहुंच गए। जो तख्तो ताज के ही आदी थे वो अर्श से फर्श पर आ गए। मगर शायद इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल्स, और शायद इसी उम्मीद में लोग बरसों विपक्ष की राजनीति करते हैं। इसी उम्मीद में चुनाव में साफ होने के बाद फिर नई तैयारी में जुटते हैं और कई बार कामयाबी तक पहुंचते भी हैं। एक बार फिर भारत की राजनीति में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा? क्या नरेंद्र मोदी का जादू इतना कामयाब हो चुका है कि अब विपक्ष की राजनीति नाकाम हो गई है? ऐसे में नीतीश कुमार कहते हैं कि विपक्ष को हर हाल में एक होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ केंद्र और राज्य में अलग अलग रिश्तों की बात कहती है। उधर कम्युनिस्ट पार्टियों की कांग्रेस से जुगलबंदी की कोशिशें अलग से चल रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी से मुकाबले के लिए अलग अलग तरह के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कसरत का कोई फायदा होगा? क्या हालात ऐसे बन गए हैं कि सबको एक साथ आना जरूरी हो गया है? और अगर सब साथ आ भी गए तो क्या तब भी नरेंद्र मोदी के जादू का मुकाबला कर पाएंगे? इन्हीं मुद्दों पर है आज का आवाज अड्डा। आज की चर्चा में हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या 2019 में महागठबंधन, अगर ऐसा कोई महागठबंधन बनता है तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हां के लिए अड्डा स्पेस 1 और ना के लिए अड्डा स्पेस 2 लिखकर SMS करें। आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव KC त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर कुछ देर में साथ में जुड़ेंगी। और साथ ही आज की चर्चा में हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार, शाहिद सिद्दीकी, रामकृपाल सिंह और विनोद शर्मा। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा KC त्यागी जी से। त्यागी जी, आप बहुत समय से आपने राजनीति की है, बहुत समय विपक्ष में रहे हैं, कुछ समय सरकार के साथ भी किया, और आप इस राजनीतिक गठबंधनों को बहुत अच्छी तरह नजदीक से, अंदर से आपने देखा है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह के गठबंधनों की इस वक्त चर्चा चल रही है, क्या उनकी कोई जरूरत दरअसल है या पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन की चर्चा कर रही हैं? ये गठबंधन ये कोई पहली बार बन रहे हों देश में, या पहली बार चर्चाएं हो रही हों, या पहली बार कोई नेता बहुत बाहुबली महाबली हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 67 से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हूं और घटनाक्रम का भी साक्षी हूं। लोहिया जी ने सबसे पहले 67 में एक मजबूत विपक्ष की और कांग्रेस के विकल्प की शुरुआत की थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारा मित्र कोई चैनल पे नहीं है, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि 67 में जब चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी संयुक्त विधायक दल की, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के रुस्तम सेठन भी थे और जनसंघ उस समय की थी, उसके राम प्रकाश गुप्ता भी थे। अगर वो मेल का गठबंधन था तो अब अगर हम मिलते हैं तो ये बेमेल का गठबंधन कैसा है? 77 में उन्होंने अपना दीपक का चुनाव चिन्ह भी छोड़ा, अपना नेतृत्व भी छोड़ा और अपना विचार भी छोड़ा, गांधीवादी समाजवाद को उन्होंने स्वीकार किया। तो अब अगर कोई मोर्चा बनता है तो उस मोर्चे को वो कैसे राष्ट्र विरोधी या जन विरोधी या उस तरह का कह करके उसको खारिज करते हैं। असल में इतना जरूर मैं चाहता हूं कि अब जो गठबंधन बने, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में इमर्ज हुई है और किसी एक दल के लिए इतना आसान नहीं है उसको हराना या हटाना। और यूं भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना वैसे भी जरूरी है। सरकार भी ना हटे तो कम से कम उस पर अंकुश लगा रहे कि बेफिक्र होकर के वो जनता विरोधी या समाज विरोधी कोई कार्यों को ज्यादा प्रखरता के साथ ना उठा सके। इसलिए मजबूत विपक्ष के लिए भी ये आवश्यक है। और ये सही है कि अगर कोई गठबंधन बनना है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तो वो मोदी हटाओ कम
और भाजपा के वैचारिक विकल्प के रूप में ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, लोकदल सब मिलकर के इंदिरा हटाओ कह के अपनी राजनीति करते थे तो उसको जनता नकारात्मक रूप में लेती थी। उसकी कोई इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, उसकी कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसकी कोई सोशल फिलॉसफी होनी चाहिए, नई आर्थिक नीतियों के प्रति उसका क्या नजरिया है। ऐसा भी मैं चाहता हूं कि इस तरह के विचार भी उस गठबंधन की बने। ये कोई मोदी हटाओ कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर भारतीय जनता पराजित होगी तो मोदी जी तो अपने आप ही हट जाएंगे। और मोदी जी के हटने के बाद भी मोदी जी क्यों हटे? मोदी जी की जो वर्तमान सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है उससे हम डिसएग्री करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। जी, ये तो जो आपने बात लाने की भी जरूरत नहीं है। जी, जो बात आपने कह दी, दरअसल ये बात वही है जो सवाल इस पूरे मसले पर उठ रहा है। अमरजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमरजीत कौर जी, चर्चा ये हो रही है कि क्या इस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह का उनका प्रभाव चल रहा है उसको चुनौती देने के लिए ये स्थिति आ गई है कि सारी पार्टियों को साथ आना पड़ेगा। और ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ बातचीत पिछले दिनों हुई है जिससे ये चर्चा दोबारा गर्म हो गई है कि शायद एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो मिलकर, अब क्योंकि अकेले अकेले सबके लिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना संभव नहीं रह गया है, तो अब सभी तरह की पार्टियां एक साथ मिल जाएंगी, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी और वो मुकाबला करेंगी। आपको कितना फिजिबल लग रहा है और क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी सही समय आ गया है कि सब मिल जाएंगे तो कुछ कर पाएंगे? पहली बात तो ये कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है कम्युनिस्ट पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। इस तरीके की मीटिंग इस गठबंधन के सिलसिले में कोई ऐसी मीटिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इस वक्त गठबंधन की सरकार नहीं चल रही है? गठबंधन की सरकार चल रही है सेंटर में, और राज्यों में गठबंधन की सरकारें नहीं चल रही हैं, गठबंधन की चल रही हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी जो चुनाव होके हटे हैं तो क्या उसमें गठबंधन नहीं था बीजेपी का बहुत सारे 20 दलों के साथ? तो गठबंधन की राजनीति इस देश में सभी करते हैं, सभी करते हैं। हमारे भी तो केरल के अंदर सरकार गठबंधन की है, एक पार्टी की तो नहीं है। तो इस तरीके से गठबंधन की सियासत इस देश के अंदर बहुत बरसों से चल रही है। जैसा त्यागी जी ने जिक्र किया 67 से, तो ये गठबंधन की सियासत इस देश की सियासत का हिस्सा है। वो एक इतिहास भी है और आज भी उसका रेलेवेंस है। इसके अलावा जो मैं कहना चाह रही हूँ, आज आवश्यकता इस चीज की है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आ रही है वर्कर्स के खिलाफ, उसके खिलाफ ब्रॉडेस्ट पॉसिबल वर्कर्स यूनियंस को खड़ा होना पड़ेगा। जो किसानों की नीतियों पे वो आ रहे हैं और कैमोफ्लेज कर रहे हैं, देते नहीं किसान को कुछ और हवा खड़ा कर रहे हैं कि हमने सब कुछ दे दिया है, तो किसानों के आंदोलनों को तेज करने की जरूरत होगी। ऑल वेराइटीज ऑफ किसान ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटीज पे हमले हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, टीचर्स, उनको ब्रॉडेस्ट लेवल पे अपनी यूनिवर्सिटीज को बचाने की जरूरत होगी। मेरे कहने का मतलब है कि इशू बेस्ड एजेंडास के ऊपर यूनिटी का प्रोसेस शुरू करने की, या जहां शुरू है उसको तेज करने का दौर है। इलेक्शन की प्रोसेस तो नजदीक आते आते पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर पोजीशंस लेंगी, तो बंधन गठबंधन जो भी बनेंगे, इसलिए उनको कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, महागठबंधन है, कुछ है, तो उसको पहले से बिलिटल करने की कोशिश करना वो ठीक नहीं है। ये एक राजनीतिक प्रोसेस है और ये होगी। क्यों नहीं आएंगे लोग? साथ आएंगे, जो नीतियों के खिलाफ है आएंगे, कुछ लोग साथ आ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे जाने एक साथ आ पाए। उधर से मोदी जी भी अकेले तो नहीं लड़ने वाले हैं, सवाल वो नहीं है। बीजेपी भी बिना गठबंधनों के सरकार नहीं बना सकती। ये तो ग्राउंड रियलिटी के आसाम में बना ली उन्होंने, नहीं मणिपुर के अंदर मेजॉरिटी नहीं भी आई तो औरों को पकड़ के ही तो सरकार बनाई। गोवा में उनको मेजॉरिटी नहीं आई, जिसको ज्यादा सीटें आई थी उनको पीछे धकेल के उन्होंने उन्हीं के पार्टनर को पकड़ के सरकार बनाई कि नहीं बनाई। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, गठबंधन बनेंगे। तो जब जो सत्ता में बैठे नहीं, आप जो बात कह रही हैं, आपने जो असली सवाल उठाया वो सही है। हारे हैं तो भी गठबंधन बना रहे हैं, बाकी लोग भी बनाएंगे। जी, तो आपने जो सवाल उठाया कि इशू बेस्ड, आपने कहा कि इशू बेस्ड गठबंधन होना चाहिए। हम समझते हैं आज की स्टेज में संघर्ष तेज करने की जरूरत है। जी, तो यही सवाल सबसे बड़ा ये है, और इस पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा कि आप
त्यागी जी ने कहा कि मोदी विरोध का गठबंधन नहीं होना चाहिए। आपने कहा इशू बेस्ड गठबंधन होना चाहिए। ये गठबंधन क्यों होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ी देर में आते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। जीवीएल, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता होने से पहले एक सेफोलॉजिस्ट थे। मैं आपसे चाहूंगा कि पहले सवाल का जवाब आप सेफोलॉजिस्ट के तौर पे दें, क्योंकि कई जगह ये गणित जोड़ी जा रही है कि अगर ये दो पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी एक साथ हो गई होती तो 50% से ऊपर वोट परसेंटेज उनका होता। सेफोलॉजिस्ट के तौर पे क्या आपको लगता है कि ये बात इतनी आसान और इतनी सरल है कि ये दो वोट एक साथ जुड़ जाते हैं जैसे ही वो पार्टियां एक साथ होती हैं? क्या ये संभव है? इसके बाद राजनीति पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आलोक जी, ये हर एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि दोनों को वोटों को आप हर परिस्थिति में दोनों वोट जुड़ जाएंगे, ये कहना संभव नहीं है। कुछ संदर्भ में मिलते भी हैं, कुछ संदर्भ में अब देखिए सपा बसपा दोनों का एक तरह का अपना अपना कास्ट बेस है, एक तरह जातिगत आधार पर ही वो सत्ता में रहे हैं और परस्पर दोनों के बीच कहीं न कहीं कुछ तनाव सामाजिक रूप पर भी किसी न किसी तरह का एक डोमिनेंस के लिए इस प्रकार की सामाजिक फाइट भी रहती है। तो इसलिए यह कहना आसान नहीं है दोनों के वोट जुड़ जाएंगे। और दूसरा एक फैक्टर रहता है, दो अलग अलग पार्टी लड़ते हैं तो दो अलग अलग उम्मीदवार होता है और उम्मीदवारों का जो समाज है वो भी वोट बेस में जुड़ जाता है। तो इसलिए जो पार्टी को बीएसपी को जो वोट मिले हैं ये कहना गलत होगा कि ये सारे बीएसपी के वोट हैं। इसमें जो बीएसपी के तरफ से जो खड़े हो गए उम्मीदवार जो है उनका भी अपनी जो ताकत प्लस अपनी जाति का जो प्रभाव है ये भी काम करता है। हालांकि इस चुनाव में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं इसमें जाति का बहुत कम असर रहा है पिछले चुनावों के तुलना में। तो इसलिए एक तरह से जो देखा जाए चुनाव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनावों के बाद ये माहौल बन गया है कि मोदी जी को कहने के लिए त्यागी जी कह रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम अलायंस नहीं करना चाहते हैं, बट लेकिन सच्चाई ये है अब ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है इनके लिए। तो ये इनकी जो असुरक्षा का जो भाव है वो ही एक अलायंस के लिए एक कारण बन रहा है इस प्रकार की सोच के लिए, क्योंकि सपा बसपा एक साथ आ सकते हैं इस प्रकार का बिल्कुल कभी सोच नहीं था। यही नहीं, ऐसा नहीं है जीवीएल की ऐसा सोच नहीं था। एक अनुभव खराब रहा उससे पहले इन दोनों के साथ आने के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि वो दोबारा साथ नहीं आ सकते हैं। त्यागी जी भी कुछ कहना चाहते हैं, अमरजीत कौर भी कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी त्यागी जी संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे क्योंकि मैं अभी बाकी मेहमानों से भी बात करना चाहता जी। मैं संक्षिप्त में दो बातें कहना चाहता हूं कि जीवीएल जी सेफोलॉजिस्ट भी हैं और नेता भी हैं। तो असुरक्षा के बोध में गठबंधन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर जो जनसंघ थी वो तो सारी जिंदगी असुरक्षा में रही। 62 से लेकर के 2014 तक गठबंधन में जनसंघ का बीजेपी का गुजारा हुआ। खैर छोड़िए, वो मेरा नहीं है। बिहार में 2014 में इनके प्रश्न का जवाब है 182 सीटों पर बीजेपी प्लस की जीत थी। जब हमने और लालू यादव ने 15 साल से हमारे सामान्य रिश्ते नहीं थे और वहां पर भी जिस तरह का एंटेगनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन यूपी में आपको दिखता है जातियों के समूहों का, लगभग वैसा ही वहां पर था जीवीएल जी। जब हम आरजेडी और कांग्रेस मिल गए तो आपकी जो 182 विधानसभा क्षेत्रों में लीड थी उसको हमने 58 पे ला दिया। सपा बसपा कांग्रेस को बीजेपी से 95 लाख वोट ज्यादा मिली हैं यूपी में और लगभग 10% मत प्रतिशत अधिक मिला है। तीनों का वोट आसानी से मिल सकता है। वो मंडल का भी वोट है, सामाजिक परिवर्तन का भी वोट है और पिछड़ी और दलित जातियों के समन्वय का वोट है। ये गणित एक सेकंड छोटी टिप्पणी ये आलोक जी, छोटी टिप्पणी नहीं। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद सपा और बसपा
काशीराम जी और मुलायम सिंह जी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ बढ़त को रोका बल्कि उनके इरादों को भी कुचल के रख दिया। इसलिए अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो 318 सीटों पर गठबंधन की जीत होती। मैं इस पे जो जवाब देना चाहते हैं जीवीएल, मैं उससे पहले जीवीएल मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास 3 एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब आपस में करेंगे। रामकृपाल जी, आपने उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देखा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के बीच में ऐसा कोई वैमनस्य है कि वो आपस में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि जो भी पार्टियां साथ मिलकर खड़ी होंगी वो किसी मजबूरी में ही खड़ी हो रही है ना। वो क्या मजबूरी है और जनता उनकी इस मजबूरी का समर्थन क्यों करेगी? आलोक जी, देखिए, केसी भाई ने जो बातें कही हैं वो उत्तर प्रदेश में 67 में जो एक प्रयोग चला था सम्मिलित सरकारों का, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर, जाहिर सी बात है कि ये जो विकल्प बनने की बात हो रही है 2019 को देख करके हो रहा है और राष्ट्रीय विकल्प की बात हो रही है। ये पहला जो इस तरह का कोई प्रयास हुआ और जो सचमुच बहुत बड़ा प्रयास था वो सन 74 से 77 के बीच में, केसी भाई जानते हैं, इसी के दौर में हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि गुजरात के चिमन भाई पटेल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस बिल के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन, चिमन भाई पटेल हटाओ से अब्दुल गफूर हटाओ तक होता हुआ इंदिरा गांधी का गंगोत्री, भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहां तक पहुंचा। और इस दौरान आप जानते हैं तब न टेलीविजन था, न इस तरह से कोई भी माध्यम नहीं थे सिवाय एक रेडियो के। पटना के गांधी मैदान में 10 लाख लोगों की भीड़ और देश के तमाम उन हिस्सों में जमीन ऐसी तैयार हो गई थी, जनमत ऐसा था। और पहली बार जयप्रकाश जी ने वो काम कर दिया, राजनारायण जी जो इन्होंने अपने मुंह से कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं कहा, काशी विश्वविद्यालय कहते थे, हिंदू शब्द नहीं कहने के नाते, उसको हटाने के नाते लाठियां खाई थी। आडवाणी जी और राजनारायण जी को एक मंच पर लाए, समाजवादी पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस और जनसंघ को एक पार्टी पर लाए, लेकिन ये प्रयोग सिर्फ 2.5 साल चला, सिर्फ 2.5 साल चला। और वो कांग्रेस जिसको एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिली थी वो 2.5 साल में फिर से सत्ता में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें कोई भी एकता हो सकती है, लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो 77 की स्थिति, 74, 77 जो 2 साल में पूरी तरह से हुआ, फिर इमरजेंसी लागू हुई, आज वैसी स्थिति है? केसी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आप मोदी विरोध करके तो नहीं जा सकते हैं। तो सवाल है कि जिन मुद्दों पर, एक जान लीजिए, इस मुल्क में करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बच्चा, नौजवान, बूढ़ा सब शामिल हो जाता है करने के लिए। और 74 में करप्शन बहुत बड़ा था, उसमें सामाजिक मुद्दे बाद में जुड़े और वो संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन की बात हुई, जिसमें हुआ जाति तोड़ो, जनेऊ हटाओ, दाम बांधो, सारी चीजें हुई। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी बड़ी इस मुल्क की एकता थी, सिवाय कांग्रेस पार्टी के सारी पार्टियां एक मंच पे आई और वो एकता सिर्फ 2.5 साल चली। तो किसके लिए मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल, इन दोनों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप कोई ऐसा गठबंधन बनाएं, निश्चित तौर पर अगर वोट करेंगे जीत भी सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है सन 52 से लेकर के आज तक कोई भी लंगड़ी सरकार, कोई भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट, तभी इस गठबंधन तभी चलता है जब छतरी या तो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। इन दोनों छतरियों के अलावा अगर कोई तीसरी छतरी के नीचे इकट्ठा होना हुआ तो वो 5 साल आज तक नहीं चला है और भविष्य में चलने के कोई कारण मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि जब 74 से 77 का जो दौर था, पूरा देश का जनमानस था, या उसके बाद अगर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ जिसके नाते आप निकली, जो उसकी स्थिति आप देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि क्या वो जनता जनमत तैयार है उस तरह का? आप नेता तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि वे कौन से सवाल हैं, किन कारणों से आप इकट्ठा आ रहे हैं। अभी जैसे एक बात हो रही थी, केसी भाई ने कहा कि हम सामाजिक मुद्दों को, हम उन मुद्दों को उठाएंगे, नीतियों पर, आदर्शों पर लड़ेंगे। लेकिन अभी देखिए सीपीआई की बात सुन लीजिए तो उसमें कुछ और निकलता है कि मजदूर किसान का आंदोलन है। जाहिर सी बात है कि कोई कहेगा कि हम तो सांप्रदायिकता के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या सचमुच आपके जो स्लोगन हैं वाकई क्या आज से लेकर के 2 सालों में जनता को, जनमत को आप इतना तैयार कर सकते हैं कि किसी भी तरह के तीसरे गठबंधन के लिए वो तैयार होगी?
और क्या कांग्रेस की छतरी के नीचे संभव है? क्योंकि देखिए, आज की कांग्रेस 2014 की कांग्रेस नहीं है। जब वो लैंड बिल के सवाल पर सोनिया गांधी के छतरी के नीचे लोग राष्ट्रपति से मिलने गए थे, आज हालत यह हो गई है 2 सालों में कि कांग्रेस राज्य में 6वें 5वें नंबर पर जाके खड़ी हो चुकी है। कांग्रेस को आज ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर पर है, बिहार में 4थे नंबर पर है, बंगाल में 3रे नंबर पर, 2रे नंबर पर है। तो सवाल है कि कांग्रेस कैसे दावा करेगी कि मैं विकल्प, मेरे नेतृत्व में आइए, आप लोग चुनाव लड़िए। क्या पार्टियां तैयार हैं? तो बेसिक बात यह है कि तो मैं इसी पे यहीं से मैं विनोद शर्मा जी को जोड़ना चाहता हूं। विनोद जी की छतरी की निशाना, विनोद जी, जैसा रामकृपाल जी कह रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? मैं पहले आपकी बिना सवाल के आपकी राय जानना चाहता हूं इस राजनीतिक परिदृश्य पे, जिसमें ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए सामने कोई तैयार नहीं है और अब वो सब आपस में जुड़कर एक मुकाबला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज का संदर्भ और 2019 का संदर्भ जुदा हो सकते हैं, क्योंकि आज और 2019 के बीच में 6-7 असेंबलीज में चुनाव होने हैं और लगभग सभी असेंबलीज में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर दिल्ली में, हिमाचल में नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस की है, हिमाचल में कांग्रेस की है। तो बहुत से ऐसे इलेक्शंस अभी बचे हुए हैं, गुजरात बचा हुआ है और उसमें क्या नतीजे निकलते हैं उन पे काफी निर्भर करेगा कि जो नया गठबंधन है, जो नया फ्रंट है, वो किस तरह से शेप लेता है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जनता दल के जो घटक हैं वो आज के दिन सिकुड़ गए अपने अपने प्रांतों में। समाजवादी उत्तर प्रदेश में सिकुड़ गई है, बीजू जनता दल को खतरा है उड़ीसा में, उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड है, उसको सत्ता बनाए रखनी है बिहार में। तो अगर इन घटकों का विलय पहले हो जाए तो एक जमीन तैयार की जा सकती है। उस जमीन की जरूरत इसलिए है, जैसा कि अभी सही कहा गया, कि कांग्रेस जो है वो आज के दिन इतिहास में सबसे ज्यादा अपने मैं समझता हूं निर्बल दौर से गुजर रही है और जो वाम दल है वो भी आज के दिन अपने निर्बल दौर से गुजर रहे हैं। तो किसी भी गठबंधन के लिए एक कर्नल, एक सीड बनाना पड़ता है। जब तक वो कर्नल स्ट्रांग नहीं होता, गठबंधन नहीं चलता। तो ये जनता दल, जो पुराना जनता दल था, अगर उनके घटक विलय पे तैयार हो जाते हैं तो फिर एक वो कर्नल बन जाएगा, एक वो सीट बन जाएगा जिसके आसपास व्यू रचना की जा सकती है एक नए फ्रंट की। और इसमें बहुत से लोगों को अपने दम्भ को सबसे पहले जीतना होगा, उस पर विजय हासिल करनी होगी अपने स्वयं पे, और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विजय हासिल कर सकते हैं अगर ऐसी कोशिश होती है तो। लेकिन दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पॉलिसी ऑल्टरनेटिव की बात तो वाम दल शुरू से करते रहे। वो कहते रहे कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए इकट्ठा नहीं होना चाहते, हम पॉलिसी चेंजेस के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो विपक्षी दल हैं आज के दिन, उनको अपनी भाषा को बदलना पड़ेगा। ये जो बार बार उठ के हिंदुत्व पे अटैक करते हैं, चुप हो जाएं। हिंदुत्व का नाम ही नहीं लें अपनी तरफ से। और जहां तक अक़लियतों की बात है, ये मुश्किल काम है, लेकिन थोड़े स्तर पर त्यागी जी यहां बैठे हैं, बिहार में संभव हुआ था जब ये कहा गया कि मुसलमानों ने वहां कहा कि भाई हमारे पास आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारा तो वोट आप ही के साथ है, आप और जगह ध्यान दीजिए। और फिर इलेक्शन के दौरान भी कुछ ऐसी बातचीत हमने सुनी थी कि हुजूम में आने की जरूरत नहीं है, ओवर द डे आप आके अपना वोट डालें और चले जाएं। तो ये जो ये बात समझ लीजिए आप, इस देश में लोग सॉफ्ट हिंदुत्व को उसका बहुत तिरस्कार करते थे, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व एक सही स्ट्रेटजी है आज के दिन। उस स्ट्रेटजी को बना के चलना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इस देश का हिंदू भी मुसलमान भाइयों की तरह इस देश का नागरिक है और मुसलमान भाई इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है और उसको उस इज्जत की जरूरत है, उसको वो इज्जत देनी चाहिए और वो उतना ही संयम दिखाए
बाहैसियत सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, कि कुछ ऐसी बातें ना हो जिसके चलते जो भारतीय जनता पार्टी का प्लैंक है उसको मजबूती मिले। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ नेता हैं, उनकी आदत है कि सुबह से शाम तक वो ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे उनको हेडलाइंस में जगह मिलती रहती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि वो अक़लियतों के नेता हैं। देखिए, इस देश में हमेशा अक़लियतों के लिए मेजॉरिटी बोली है और वो परंपरा चलती रहनी चाहिए, और उसी परंपरा के आसपास अपनी वार्तालाप, अपने डिस्कोर्स का निर्माण हमारे ये किसी भी नए फ्रंट को करना है। अगर ऐसा वो करेंगे तो और आने वाले इलेक्शन में कुछ जीतें हासिल हो जाएंगी उनको, तो मैं समझता हूं 2019 में एक दिलचस्प मुकाबला होगा। जी, तो ये जो आपने जो बात उठाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से मैं शाहिद सिद्दीकी साहब के पास जाना चाहता हूं। शाहिद साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बात कही जा रही है, इसका एक इंटरप्रिटेशन लिया जा रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स बैकफायर कर गई है। मुस्लिम वोट जो लोग एक जगह ले जाना चाहते थे वो तो एक जगह हुआ नहीं, लेकिन उसके जवाब में दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट या हिंदू वोट कह लीजिए, वो एक जगह इकट्ठा हो गया। और बहुत सारे ऐसे वोट भी जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व कह रहे हैं विनोद जी, मुझे वो उसके हार्ड हिंदुत्व होने का या एग्रेसिव हिंदुत्व होने का भी डर दिखता है साफ साफ। कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। इसके बावजूद अगर चीजें यहां आ रही हैं तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? और आज की तारीख में भी अगर आप कोई एक ऐसा फ्रंट खड़ा करने की बात करते हैं तो कोई मुद्दे दिख रहे हैं जिन पर सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाएंगी और जनता को भी एक कर लेंगी, या इस उम्मीद में चलते रहें कि ये सरकार कोई गलती करेगी, कहीं कोई किसी हॉस्टल में कोई गड़बड़ी होगी जिस पर देश भड़क उठेगा और फिर सारी पार्टियां उस पर राइड करेंगी? देखिए आलोक जी, मैं इससे पहले कि मुस्लिम पॉलिटिक्स पे बात करूं, मैं आपको बताऊं कि मैं राजनीति में रहा हूं और सब बड़ी पार्टियों में रहा हूं, और मैं जिस आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिस जगह मैं आज बैठा हूं वहां पर उसी कमरे में 14 दिसंबर 1992 को मैंने काशीराम जी और मुलायम सिंह जी की मुलाकात कराई थी और ये अलायंस कराया था। मैंने 77 से मैंने सारे अलायंस देखे हैं। बाबू जगजीवन राम जी के घर पे रह के बहुगुणा जी कब आए, इमाम बुखारी कब आए, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद कांग्रेस और काशीराम जी का अलायंस कराने में भी मेरा बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये अलायंसेज सिर्फ विरोध में नहीं बनते, ये अलायंसेस परिस्थिति की पैदावार होते हैं। मुरारजी भाई का जो अलायंस बना था उनके नेतृत्व में, वो इमरजेंसी की प्रोडक्ट था जिसने बीजेपी और सीपीएम को, उस वक्त जनसंघ थी, इनको साथ आने पे मजबूर कर दिया था। इमरजेंसी के हालात थे। उसके बाद जो अलायंस महत्वपूर्ण अलायंस बना है वो वीपी सिंह के लीडरशिप में बना है, जिस वक्त एक बार फिर सीपीएम और बीजेपी एक साथ आ गए थे उस परिस्थिति में। उसके लिए एक चीज की और जरूरत होती है, एक लीडरशिप की जरूरत होती है। जैसा कि कहा था किसने कि फलक्रम एक चाहिए होता है। फलक्रम पास्ट में कांग्रेस रही है। एक वक्त था जब एंटी कांग्रेसिज्म था तो बीजेपी फलक्रम होती थी। बीजेपी कई बार बहुत कमजोर भी रही है। असल फलक्रम हमेशा लेफ्ट पार्टीज रही हैं। आज बदकिस्मती से लेफ्ट भी इतनी कमजोर हो गई है। आज हरकिशन सिंह सुरजीत जैसा आदमी मौजूद नहीं है जो सबको मिलाता था। आज जो है कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है कि वो फलक्रम नहीं बन सकती है। और आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक और तब्दीली आई है, पूरी दुनिया में आई है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन हैं वो भी अपने आप में प्रेसिडेंशियल बन गए हैं। और प्रेसिडेंशियल का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ दो पार्टियों में नहीं होता इलेक्शन, बल्कि ये इलेक्शन दो व्यक्तित्व में भी होता है। दो प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच में होता है। इंग्लैंड में भी हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है और काफी समय से हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि आज आपके पास जो एक इंदिरा जी के लिए कहा जाता था टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, आज मुझे अपोजिशन में वो टीना फैक्टर नजर आ रहा है। तो इनको अपना जो अलायंस, जो गठबंधन बनाएंगे, उसको इश्यूज पे तो यकीनन लड़ना होगा, आंदोलन पे भी लड़ना होगा, उसको लोगों सोशल लेवल पे भी लड़ना होगा, उसको उसके लिए एक फलक्रम भी ढूंढना होगा और उसके लिए एक बड़ा लीडर भी
ढूंढना होगा जो मोदी जी के मुकाबले पर देश को नजर आए कि ये जो है ये अल्टरनेटिव है। उसके साथ साथ आप मुसलमान की बात करते हैं तो मैं एक बात कह दूं, विनोद जी को भी एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भाई इस मुल्क के मुसलमानों ने कभी कम्युनल वोट नहीं दिया, और जब जब कम्युनल पार्टियां आई हैं उनको रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग यहां पे आई, शहाबुद्दीन साहब ने पार्टी बनाई थी, फरीदी साहब ने पार्टी बनाई थी, अभी ओवैसी साहब उतरे थे, सब जगह जमानत जब्त हो गई। तो आप मुसलमान को इल्जाम मत दीजिए, इल्जाम जो लगेगा वो सेकुलर पार्टियों पर लगेगा कि सेकुलर पार्टियां समझती हैं कि मुसलमान का वोट बड़ा आसान वोट है, इसको जज्बात भड़काओ, इसके नारे लगाओ और इस वोट को ले लो। तो ये पार्टियां बार बार मुस्लिम वोट की बात करती हैं। मुसलमान अपना कोई मुसलमान लीडर नहीं चुनता। मुसलमान जो है शुरू से लेके पंडित नेहरू से लेके आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तक जितने भी लीडर चुने हैं उन्होंने सेकुलर लीडर चुने हैं। इसलिए आप ये कहें कि मुसलमान लीडर कुछ बोल देते हैं उसकी वजह से हो जाता है, या मुसलमान जो है इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, हरगिज ऐसा नहीं है। इस देश में मुसलमानों ने वो पॉलिटिक्स नहीं की है। दिक्कत यह है कि सेकुलर पार्टियां जो हैं ये कास्टिस्ट हो गई। ये सेकुलर पार्टियां जो हैं इनमें करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन सेकुलर पार्टीज ने क्रिमिनलाइजेशन को कंट्रोल नहीं किया, और ये सेकुलर पार्टियां जो है माइनॉरिटी को फॉर ग्रांटेड लेती आई। इन्होंने सोचा कि मुसलमान तो मजबूर है हमें वोट देने के लिए। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने कोई सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ मुस्लिम वोट लेना बना लिया, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब एक डिफरेंट ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी है। सेकुलरिज्म का मतलब इकोनॉमी है, सेकुलरिज्म का मतलब एक सोशियोलॉजी है, एक पॉलिटिक्स है, एक डिफरेंट पॉलिटिक्स है। उस सबको एक तरफ करके कि मुसलमान का वोट कैसे ले लो, तो नारे यहां से लगते हैं, किसने 97 टिकट दिए, किसने 95 टिकट दिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये पूरा इनको अपना नैरेटिव बदलना होगा अगर ये मुकाबला करना चाहते हैं बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का और उस आइडियोलॉजी का। तो अपना नैरेटिव, अपना अंदाज, अपनी आइडियोलॉजी बदलनी होगी और अच्छे लीडर्स पैदा करने होंगे सब कम्युनिटीज से। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, ये यादव है, ये गुजर है, या किसका बेटा है या किसका भाई है। परिवारवाद इतना हुआ है इन पार्टियों में, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने, कि जिसने इनको बर्बाद कर दिया है। सबसे बड़ी एक वजह जो बर्बाद करने की है इनको परिवारवाद है। तो परिवारवाद से बाहर निकले, अगर परिवारवाद से बाहर निकलेंगे तभी जाकर ये मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे, वरना सिर्फ अरिथमेटिक से कि इतने परसेंट जमा हो गए और मुकाबला गठबंधन बन गया। मुझे लगता है कि गठबंधन वो बनने वाला है, और अगर बन भी जाएगा तो वो अरिथमेटिक नहीं है, केमिस्ट्री है इसके अंदर बहुत सारी, वो केमिस्ट्री नहीं बनेगी। और जब तक वो केमिस्ट्री नहीं बनेगी तो आपके 50% वोट शायद नीचे गिर के 40 रह जाएंगे और दूसरी तरफ 50 हो जाएंगे। ये एक बड़ा खतरा है। जी शाहिद साहब, ये अब प्रियंका चतुर्वेदी कुछ देर पहले हमसे जुड़ गई थी, मैंने सोचा बहस में कुछ हिस्सा सुन लेंगी तो उसके बाद उनके पास चलूंगा। प्रियंका जी, एक बड़ी बात उठ रही है कि जब भी भारत में कोई बड़ा गठबंधन बना है जिसकी सरकार दीर्घकालीन सरकार रही है, यानी लंबी चली है, पूरे 5 साल जिसने शासन किया है, तो वो या तो उसके केंद्र में कांग्रेस रही है या उसके केंद्र में बीजेपी रही है। ये 2 भारत की केंद्रीय पार्टियां रही हैं। इस वक्त अगर नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो ये जिम्मेदारी जाहिर तौर पर कांग्रेस के कंधों पर आती है। आपसे सवाल हैं 2। एक, शाहिद सिद्दीकी ने अभी जो सवाल उठाया, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट समझने की भूल करना, तीनों मोर्चों पे आप कहेंगे तो कांग्रेस पर ये आरोप आयद होते हैं कि वो इससे बाहर नहीं सोचती है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी एक बार 1977 में बहुत बुरी तरह हारी थी, उसके बाद वो उतनी ही तेजी के साथ उसने रिबाउंड किया, लेकिन तब उस पार्टी ने जमीन पर यह दिखाया था कि वो रिबाउंड करने की तैयारी कर रही है। इस वक्त किसी भी पार्टी की तरफ से जो विपक्ष में है, जमीन पर कोई हरकत होती हुई नहीं दिख रही है। आपस में चर्चा बातचीत जरूर हो रही है कि ऐसा गठबंधन बन सकता है और वैसा गठबंधन बन सकता है। क्या कोई अल्टरनेट प्लान है? नरेंद्र मोदी सरकार कोई गलती करेगी तब हम उसका फायदा उठाएंगे, या आपकी तरफ से कोई योजना है, देश में कोई नया एजेंडा दे रहे हैं आप, कोई नया नारा लाएंगे? तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जहां तक और मैंने करीब आधे घंटे से ये पूरा डिबेट सुन रही थी, मैं उम्मीद करूंगी कि कोई इसमें बीच में टोका टाकी नहीं। मैंने किसी को नहीं टोका है, आपको भी नहीं। दूसरा सवाल जो हाँ थैंक यू। तो दूसरा सवाल जो आपने किया है कि दूसरा ऑल्टरनेटिव, सबसे पहले हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, जो हम देख रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं गौ हत्या के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, या किस तरीके से हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो रहा है, या राजनीति की जा रही है, उससे है। वो आइडिया जो सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया है, उससे है।
तो विचारधारा की लड़ाई है। तो नरेंद्र मोदी जी उसके मुखिया हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ बन जाती है। तो जो जो लोग हमारे साथ इस गठबंधन में जुड़ेंगे वो वही विचारधारा वाले होंगे जो आइडिया ऑफ इंडिया में ध्यान रखते होंगे और उसमें विश्वास रखते होंगे। भले ही हम अभी वोटिंग के हिसाब से हमारे सीट कम हो, पर विचारधारा हट नहीं सकती है, विचारधारा देश की मिट नहीं सकती है। तो देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो समझते हैं और जो जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति खेली जा रही है, किस तरीके से राजनीति करी जा रही है, उसमें बदलाव चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि अगर गठबंधन की बात होती है, उन्हीं विचारधारा वाली पार्टी से होंगी जिनसे हमारा मेलजोल है और आपस में तालमेल है। इन्हीं आइडियाज पे जो पैरेलल आइडियाज, ऑल्टरनेट आइडियाज ऑफ इंडिया जो है, जो एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ कर रही है, विश्व हिंदू परिषद के साथ कर रही है, बजरंग दल के साथ कर रही है, और जो हमारी है। मैं शाहिद सिद्दीकी जी की बात सुन रही थी, जहां उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। मैं माफी चाहूंगी शाहिद सिद्दीकी जी, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इस बात में भी गलत होगा अगर मैं कहूं कि मुसलमानों ने भी उन लोगों को वोट किया है जिनको वो समझते हैं, जिनको वो सोचते हैं कि वो उनकी विचारधारा के साथ या उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके विकास के लिए काम करेंगे। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में भी विश्वास नहीं दिखाया है, उन्हीं पार्टियों को वोट किया है जो आपको लगता है कि मुसलमानों के हित में काम करेंगी। उन्होंने रिलीजन के हिसाब से वोट किया है, ना कि देश के हिसाब से। तो इसमें मेरा अंतर रहेगा शाहिद सिद्दीकी जी से। दूसरी चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगी, अब जो देश हित की बात करते हैं, देश में सभी, हर वर्ग, हर जाति, सर सॉरी मैं बात कंप्लीट कर लूं, आपको अगर कोई अलग बात लगे तो आप बोल सकते हैं। हर विचारधारा के लोग की आवाज उठना, आवाज सुनना और उनके हिसाब से नीतियां बनाना, वो हमारी सोच है, वो हमारी समझ है। तो अगर आज हमारा किसान किसी कारणवश त्रस्त है तो हम उसकी आवाज उठाएंगे। अगर हमारा गरीब वर्ग किसी कारण की वजह से त्रस्त है तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। अगर अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं तो हम सवाल उठाएंगे। युवाओं को लेकर कुछ सवाल उठते हैं या वो त्रस्त हैं या दुखी हैं किसी कारणवश, जो हम देख रहे हैं कि इनकी नीतियों में कोई ऐसे काम नहीं है जहां जॉब को बढ़ावा मिल रहा हो या उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा हो, हम आवाज उठाएंगे। महिलाओं को लेकर कोई ऐसी बातें हों, और हम देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं के ऊपर जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड के उत्तर प्रदेश में काम चल रहे हैं, तो अगर महिलाओं के खिलाफ कोई काम होगा तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। भले ही आवाज अभी कमजोर दिखाई दे रही हो, पर 2019 में जो वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अलग थलग कर दे रही है, उनको सबको साथ में लेकर हम एक ऑल्टरनेट एजेंडा बनाएंगे। आपने जो कहा उससे लग रहा है कि कुछ मुद्दे आपने अपने चुने हुए हैं। मुझे ये जो सवाल असली है कि वो कौन सा केंद्रीय मुद्दा है जिस पर बीजेपी सरकार के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो सकती हैं। अमरजीत कौर, आप हाथ उठा रही हैं, बोले। देखिए, मैं अभी जो आपने सवाल किया है उस पर मैं जवाब तो दूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि दो पार्टियां मिल जाएं तो उनकी वोट थोड़ी जुड़ जाती है, तो ये तो किसी के साथ भी ट्रू है ना, उनके साथ भी ट्रू है। फिर उन्होंने कह दिया कि वो उस पार्टी की वोट थोड़ी होती है, वो तो व्यक्ति की भी होती है, तो ये बीजेपी के लिए भी ट्रू है कि वो व्यक्ति के लिए होती है। तो ये इस तरीके से सारी बात को डिरेल करने का जो क्वेश्चन है वो चलेगा नहीं, अगर ये लोग सोचते हैं कि ऐसी बातें करने से कुछ डिरेलमेंट हो जाती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो डिस्कोर्स में आ रहा है, ये ट्रू नहीं है कि हर बार सिर्फ जनसंघ पार्टी लीड और कांग्रेस पार्टी लीड से हुआ है। जब 77 में परिवर्तन आया तो जनसंघ पार्टी लीड नहीं था, वो सोशलिस्ट ग्रुप से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में और कांग्रेस से टूटा हुआ मेजर ग्रुप था जिसने उस 77 की गवर्नमेंट को जन्म दिया था, और उससे पहले मूवमेंट हुई थी। जनसंघ तो सिर्फ उसमें शामिल हुए थे। तो ये ट्रू नहीं है कि हर बार जो है जनसंघ में और कांग्रेस में ध्रुवीकरण है। वक्त बहुत बदल गया है, अलग अलग तरीके के ध्रुवीकरण हुए और राज्यों में अमरजीत जी 1977 का दृष्टांत दरअसल बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 1977 में भारत के इतिहास में इकलौती इमरजेंसी से भारत निकला था, और उस वक्त
पूरे देश में इस तरह का गुस्सा और आक्रोश था कि जिसको शायद किसी पार्टी की, किसी नेता की जरूरत नहीं थी। जो लोग सामने खड़े थे, यहाँ तक कहा जाता था कि अगर किसी बिजली के खंभे को टिकट दे दिया जाए तो वो चुनाव जीत जाएगा। बात तो पूरी करने देंगे, बहुत देर मुझे बिठाया, मेरी बात नहीं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आप क्योंकि एक ऐसी बात पे जवाब दे रही हैं जो नरसिंह राव जी से मैंने बीजेपी नेता के तौर पर नहीं, उनसे मैंने सेफोलॉजिस्ट के तौर पर एक सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने दिया। आपने काफी देर बाद बात को फिर वहीं पहुंचा दिया। आपने पूछा, मैंने उनका जवाब दिया है, आपको नहीं दिया है। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं चर्चा को थोड़ा मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। यही ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण नहीं है इस देश में। हाँ, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आज ये 2017 में हम हैं, इसका कंपैरिजन डिफरेंट सिचुएशंस जो हिंदुस्तान में आई उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आज सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है। और आज ये पूरा का पूरा, आपने कहा कि किस बिंदु के ऊपर सब इकट्ठा हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ टिंकरिंग हो रही है, सब इकट्ठा हो सकते हैं। हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड करने की गहरी साजिश अंजाम लाने की पूरे एक हर रोज नए कदम उठाए, ये है जो पूरे देश के लोगों को साथ में लेके आएगा। और तीसरी बात है जो हमने कहा, किसान और मजदूर के, यूनिवर्सिटी के दूसरे, ये जो लोगों के अपने जिंदगी के सवाल हैं, जी मुझे ये लोगों को जो लड़ रहे हैं। जी मुझे अब एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक का समय है। इसके बाद हम इसी पे बात करेंगे कि जमीनी स्तर पर गठबंधन का समीकरण कैसे तय होगा, क्या मोदी सरकार से मुकाबले के लिए गठबंधन बनेगा, और वो बनेगा तो जमीन पर उसकी शक्ल कैसी दिखाई पड़ेगी। देखिए ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पे आपका एक बार फिर स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी के मुकाबले महागठबंधन बनेगा तो कैसे बनेगा, जमीन पर सच्चाई क्या होगी, कैसे समीकरण बनेंगे। जीवीएल नरसिंह राव जी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, इस देश ने उनको एक बड़ा मैंडेट दिया, तो बड़ा जो वादा था वो दो थे, भ्रष्टाचार से मुकाबला और डेवलपमेंट। अब लेकिन जब हम 3 साल बाद देखते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद देखते हैं, तो इन फ्रंट्स पे जो काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नॉइज दूसरी चीजों की हो रही है, जिसे काफी पहले फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता था, उसकी नॉइज ज्यादा नजर आ रही है। और तरह तरह के डर बन रहे हैं कि कानूनों के साथ टिंकरिंग हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ टिंकरिंग हो रही है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इनमें से कोई चीज मिसफायर कर सकती है? जैसे अभी सामने वाली पार्टियों के लिए कहा गया कि वहां मुस्लिम वोट बैंक का कार्ड मिसफायर कर गया, तो आपके साथ ये डेवलपमेंट का कार्ड भी मिसफायर कर सकता है? आलोक जी, आई थिंक चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव होकर केवल 1 महीने हुए हैं, और जो कार्ड की आप बात कर रहे हैं, जो नैरेटिव जो विपक्षी दल बनाना चाहते हैं, जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये पिछले 3 साल से यही काम कर रहे थे। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, इंटॉलरेंस की डिबेट, इंटॉलरेंस की एक बोगी बनाया गया। आप विपक्षी दलों को छोड़ दें नरसिंह राव जी। और अब मैं एक चीज और यहाँ साफ कर दूं कि अब क्योंकि समय अब डिबेट का आखिरी दौर है, तो अब आप लोग आपस में एक दूसरे से भी बात करेंगे और कुछ एक दूसरे की बात मुझे भी बीच बीच में काटनी पड़ेगी। मैं एक ओपनिंग कमेंट पूरा लंबा समय सबको दिया है मैंने। एक और चीज है, आपके साथ आपके जो सहयोगी दल हैं, क्योंकि गठबंधन की बात हो रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना आपकी सहयोगी है, पंजाब में ऐसा लगता है कि अब अकाली दल भी आपके लिए एक तरह का वजन हो गया है। शिवसेना के साथ तो बिल्कुल साफ साफ बेरुखी दिख रही है, किसी भी दिन गठबंधन टूट सकता है, ऐसे लक्षण हैं। तो आपके अपने सहयोगी भी आपके साथ रहेंगे क्या? इसमें जिस सहयोगी दलों की आप बात कर रहे हैं, ये हमसे पिछले 25 साल से 30 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको पिछले 2 साल से ऐसा ही लग रहा होगा प्रति सप्ताह कुछ न कुछ हो जाएगा, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे सरकार, हमारे गठबंधन बिल्कुल कायम है। यदि किसी प्रकार की उसमें तनाव की स्थिति भी है तो वो सुलझ जाएगा, क्योंकि अलायंस किसी एक पार्टी के कारण नहीं होता है, ये दोनों पार्टियों को। क्योंकि मुंबई में हम चुनाव अलग अलग लड़े, चुनाव लड़ने के बाद जब मेयर बनाने की बात आई तो शिवसेना को हमारे समर्थन लेना पड़ा,
और हमें असेंबली में सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में सरकार बनाने के लिए पहले एनसीपी समर्थन दिया था, बाद में शिवसेना आकर हमारे साथ मिल गई थी। तो इसलिए केवल हमारी कोई मजबूरी नहीं है, न ही शिवसेना की कोई मजबूरी है, ये अलायंस का धर्म है। जब दोनों दलों को इसमें राजनीतिक एक तरह का फायदा दिखता है तो एक साथ लड़ेंगे। और हम में किसी प्रकार की विचारधारा का कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं है। तो ये बिहार जैसा अलायंस नहीं है, यूपी जैसा जैसे अलायंस की आप बात कर रहे हैं ऐसा अलायंस नहीं है। हमारे समानताएं हैं हर विषय पर। एक अलायंस को देश ने देखा है पिछले 6 महीनों में, किस प्रकार नोटबंदी में सारे पार्टियां एक साथ आ गई थी और उसका नतीजा भी अपने चुनाव में देखा है। तो इसलिए ये जो अलायंस की जो बात हो रही है, ये अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई इश्यू नहीं है, केवल उनकी असुरक्षा का माहौल। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पॉपुलैरिटी राव के मुंह से आज सच्चाई निकल ही गई। ये लोग राजनीतिक फायदा देखते हैं अलायंस का। आप देखिए आज ही में शिवसेना में जो रविंद्र गायकवाड़ जी को लेकर बात हुई थी, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। मोदी जी ने बहुत सारी बात की थी कि हमारे जो आपके सांसदों ने समर्थन किया उनको पार्लियामेंट में, उनको हम अकाउंटेबल रखेंगे। पर आज एविएशन मिनिस्टर ने एयर इंडिया को ये लिखकर कि आपको उन पे बैन हटाना पड़ेगा, उसी से स्पष्ट हो गया कि कितनी मजबूरी है। अब इनसे पूछना चाहती हूँ, संबंध के बारे में बात करते हैं तो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में क्या विचारधारा है, उससे इलेक्शन से पहले हमने देखा था और इलेक्शन के बाद किस तरीके का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है वो भी हमने देखा है। तो जब ये पाठ पढ़ाने बैठते हैं कि क्या समानता होनी चाहिए, क्या समानता नहीं होनी चाहिए, हमने तो शुरू में ही स्पष्ट कर दिया समानता ये होगी, हमारी विचारधाराओं की समानता होगी। पर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस कर अपनी राजनीतिक फायदा करने वाली जो इनकी राजनीति रही है और जो सोच और विचारधारा रही है उसको बहुत स्पष्ट कर दिया है। जी, मैं अब केसी त्यागी जी के पास जाना चाहता हूं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बहुत लंबे समय इतने गठबंधन किसी और ने नहीं देखे, नहीं किए होंगे, तो आपको आज की तारीख में मैं कहूं तो गठबंधनों की जमीनी शक्ल क्या होगी? वो पार्टियां जो एक दूसरे के खून की प्यासी नजर आ रही हैं अपने अपने राज्यों में, वो एक साथ खड़ी होकर सिर्फ वही जो टीना फैक्टर का जिक्र हुआ, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी का एक अल्टरनेटिव खड़ा करना है या किसी तरह सत्ता के नजदीक पहुंचना है या अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ये पार्टियां क्या साथ खड़ी हो पाएंगी? एक तो मैं अपने मित्र जो हैं बीजेपी के जीवीएल जी से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी कोई होली बुक नहीं है जिनके बारे में न बहस हो सकती है न हटाने की चर्चा हो सकती है। ये पॉलिटिकल पार्टी है। हम और आप मिलकर पहले कांग्रेस को हटाते थे, ऐसी हम और कांग्रेस मिलकर आज आपको भी हटा सकते हैं। तो उसको उस तरह से व्यक्तिगत तरीके से मत लीजिए कि ये असुरक्षा का बोध है। तो आप तो 50 साल से असुरक्षा में थे। आपका कभी एक एमपी, कभी 2 एमपी, कभी आप सीपीएम के साथ, कभी सीपीआई के साथ, कभी पीडीपी के साथ, कभी लोकदल के साथ, कभी स्वतंत्र पार्टी के साथ। तो ये राजनीति की संभावनाओं को कभी कोई समाप्त नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं कोई नकारात्मक विकल्प नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। इसमें थोड़ा बहुत वैचारिक प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, वरना जनता उसको नहीं मानती है। तीसरा ये है कि जो वोटों के ट्रांसफर की बात जीवीएल जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये शाहिद सिद्दीकी जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, विनोद जी और रामकृपाल जी हमारे पुराने साथी बैठे हैं। हमने कई दर्जन गठबंधनों की सरकार बनते बिगड़ते देखी है। बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हो रहा था उस समय पूरे देश में ऐसा लगता था जैसे जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। काशीराम जी, मुलायम सिंह जी मिले 1993 में, फिर सरकार ध्वस्त होगी। हम तो सबसे बड़ा अपना बिहार का बता रहे हैं। 15 साल से नीतीश जी के, लालू जी के संबंध व्यक्तिगत तौर पे भी खराब थे। जिस दिन चुनाव हारे हैं, नीतीश कुमार जी फोन करते हैं कि लालू जी हम अलग अलग नहीं जीत सकते हैं, और जीवीएल जी बिल्कुल ठीक कहा, रामकृपाल जी ने और विनोद शर्मा जी ने, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीजेडी, ये और दोनों लोकदल, चौधरी अजीत सिंह जी वाला भी और हरियाणा वाला भी, ये सब एक ही पार्टी में से निकले हुए हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है जिसका जिक्र मेरे पत्रकार मित्र कर सकते हैं। मैं थोड़ा डरता भी हूं अपने राजनीतिक साथियों से
इसमें विकार बहुत पैदा हो गए हैं। उस समय हमारे समय में विकार नहीं थे, अब विकार इसलिए पैदा हो गए हैं कि अब एक व्यक्ति को, एक जात की, एक परिवार की, नीतीश कुमार जी इसमें अभी थोड़े से एक्सेप्शन है, ये भी मैं शायद जी मुस्कुरा रहे हैं आप, बाकी मेरा साहस नहीं है उन अपने मित्र नेता साथियों के बारे में जो आप नहीं कहना चाहते हैं। मैं शायद सिद्दीकी जी से आग्रह करूंगा कि वो कहें, क्योंकि वो पहले इशारा कर चुके हैं। और लेकिन सवाल वही है शायद भाई कि कैसे जमीन पे कैसी तस्वीर बनेगी, कैसे ये लोग एक साथ होंगे जो आज एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। एक परिस्थिति इनको साथ लाती है, आपको वो परिस्थिति बनती दिख रही है क्या? नहीं, देखिए उर्दू का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो ये अरमान है, ख्वाहिश है, लेकिन इसका निसार इस बात पे है कि मोदी जी क्या करते हैं। अगर मोदी जी कुछ ऐसी गलती करते हैं जैसे इंदिरा जी ने की थी। इंदिरा जी 71 में दुर्गा माता थी, इंदिरा जी से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता था, और 74 आते आते इंदिरा जी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया था। तो आज अगर मोदी जी ऐसी कोई गलती करते हैं तो फिर उसके नतीजे में ये सारे ना भी चाहें तो इकट्ठे हो जाएंगे। मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव इकट्ठे हो जाएंगे, लेफ्ट और ममता जो एक दूसरे के जिसमें बैर है इन दोनों में, वो भी इकट्ठे हो सकते हैं, डीएमके और ना डीएमके भी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन सारा इसके ऊपर निर्भर करता है कि मोदी जी अगले 2 साल में क्या करते हैं। अगर ये सरकार कुछ काम कर पाती है, जनता में अपनी जो है पकड़ बना पाती है, तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन बन पाएगा। महागठबंधन नहीं, कुछ पार्टियां साथ आ जाएंगी, महागठबंधन नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक फील्ड पे नाकाम होते हैं, इनके कुछ बड़े करप्शन सामने आ जाते हैं, अगर ये सामाजिक रोल में कुछ गड़बड़ करते हैं, अगर ये माइनॉरिटीज को बिल्कुल कोने में धकेल देते हैं कि हिंदुस्तान में का जो हिंदू है वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। हिंदुस्तान के हिंदू की जो अक्सरियत है वो नहीं चाहेगी कि ये देश जो है एक हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर चले। अगर इस रास्ते पर चलाएंगे जबरदस्ती तो फिर इस देश का हिंदू भी उठ के खड़ा हो जाएगा इस देश को बचाने के लिए। तो ये स्थितियां हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा उसका वो इस पर निर्भर करता है कि मोदी जी क्या करेंगे अगले 2-2.5 साल में। जी, तो अगले 2-2.5 साल अगर मोदी जी के करने का इंतजार करते रहेंगे तो ये गठबंधन कैसे बनेगा? रामकृपाल जी, आपका विश्लेषण। नहीं, अगर आज बन भी जाएगा तो टूट जाएगा इलेक्शन आते आते। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अभी तक बार बार ये बात आ रही थी, केसी भाई ने भी कहा, शाहिद भाई भी ये बात कह रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतने देर की डिबेट में सारा घूम फिर करके बात वहीं जा रही है कि मोदी जी कैसा करते हैं। एक बात शाहिद भाई और केसी त्यागी जी भी जानते हैं, शायद उनका कहने का अर्थ भी यही है, निंदा रस से राष्ट्रीय विकल्प नहीं पैदा होते हैं। जयप्रकाश जी ने जरूर ये शुरू किया था कि इंदिरा गांधी गंगोत्री है, लेकिन आपने देखा उनके पूरे कैंपेन में था टोटल रिवॉल्यूशन, तमाम वो सारी चीजों का। ये जब कहते थे तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, वो उसमें व्यक्ति बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं था। उसके बाद सारी चीजें ये हो गई थी कि एक हम नया विकल्प लेकर के आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह से। क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि हम विकल्प नहीं हैं? 70 साल में जो 500 सीटों पर जो पार्टी नहीं लड़ी, इसका मतलब उसने जनता को कहा कि हम विकल्प कभी नहीं हैं, हम दूसरे के विकल्प बनाएंगे, उनकी हम बैसाखी बनने को तैयार हैं। तो मेरा ये कहना है कि बार बार आप लोग ये बात करते हैं। श्रीमती गांधी ने 71 में क्या कहा था? कांग्रेस ओक पर वार नहीं किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्री पर्स की समाप्ति और गरीबी हटाओ नारा दिया था। आप एक बताइए, आप कहिए कि हम एक नया विकल्प 2019 में लाएंगे, मोदी अपने आप हट जाएंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हमें तो मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, तो जनता पूछे कि भाई क्या क्यों हटाना है, ये तो बताओ ना कि क्या तुम। मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव आई है कि हम नया विकल्प बनेंगे। अगर आप नए विकल्प की तैयारी करते हैं, कोई बड़े विकल्प नारे के साथ आते हैं, अब समय बात होती है। लेकिन प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं, सारे डिबेट में आप मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। बहुत संक्षेप में शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था, हम अलग विकल्प बनाएंगे, ना कि मोदी जी से लड़ाई होगी। हम नहीं इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी क्या कहेंगे, मोदी जी कहाँ गलत होंगे। जो दूसरा विकल्प है, जो दूसरी विचारधारा है इस देश में, जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उसका विकल्प हम जब कहते हैं, प्रधानमंत्री बोलते
बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, पर करते हैं कुछ का साथ कुछ का विकास, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा विकास वही होगा और जो आज तक देश की जनता उस पर समर्थन देती आई है, और देश की 80% जनता से लेकर वो 20% माइनॉरिटी भी हमारा समर्थन देती आई है। आप जो विचार रख रही हैं तो बहुत अच्छा, सबका विकास विचार बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको जमीन पे इसका कोई रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा है। विनोद शर्मा जी, अब मेरे पास समय कम है, आपसे मैं 10 सेकंड में एक रैप चाहता हूँ। आपको ये विकल्प बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं? देखिए बातें है कि 77 के साथ कंपैरिजन हो रहा है, बिल्कुल अनुचित कंपैरिजन है। इस देश का मिजाज बदल रहा है। जब तक ऑपोजिशन इस बात को नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, तब तक वो परवान नहीं चढ़ा सकता अपने सपनों को। आज के दिन भारत का मिजाज बदल रहा है, बदला हुआ मिजाज है। जो लोग संजीदगी से आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स किया करते थे, जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है, लोहिया जी की बात हो रही है, लेफ्ट की बात हो रही है, आज के दिन विचारधारा का पुट भारत की राजनीति में परस्पर कम होता जा रहा है। जी, अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है विनोद जी, तो है, आप जो कह रहे हैं बात यही खत्म करूंगा। वो जनता के सेंटिमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक सारी पॉलिटिक्स को, जो अगर किसी को नरेंद्र मोदी का विकल्प खड़ा करना है तो उन्हें एक वैकल्पिक विचारधारा देनी होगी, एक नया नैरेटिव रचना होगा और नए भारत के साथ अपना विचार जोड़ना पड़ेगा। हमने ट्विटर पे जो सवाल पूछा कि क्या 2019 में महागठबंधन मोदी का मुकाबला कर पाएगा, 83% जवाब है नहीं, सिर्फ 17% लोगों का कहना है हाँ। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। आवाज अड्डा में आज इतना ही। सभी मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।